हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीबी के दोनों के लिए सेक्शन 1 का फुल मॉक टेस्ट। सेक्शन 1 बोले तो 60 मार्क्स के पेपर का, ठीक है। चलो, और हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को देख के अपने प्रिपरेशन को जज नहीं करेंगे और न ही मॉक टेस्ट के लेवल को। सबसे बड़ा काम क्या है हमारा कि हम पूरे मॉक टेस्ट को एंड तक सारे क्वेश्चंस को करेंगे और बताएंगे लास्ट में कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस बना दिए। मतलब एक क्वेश्चंस को बनाने के लिए सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट नहीं लेना पड़ा। ये चीज मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज ना, आप एक चीज कमेंट करके बताओ आप किस जोन से आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस जोन में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ताकि उससे कुछ वीडियोस बने, सिर्फ स्कोर क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। एटलीस्ट तो वो डेटा तो अलग से निकल जाएगा, बट आप बताओ कि आप किस जोन से हो, एंड पॉसिबल हो तो रजिस्ट्रेशन के एंड के 4 डिजिट बता देना, ठीक है। और एज यूजुअल, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बात करते हैं अपने नोट्स के बारे में। अगर आपके एग्जाम, देखो ये नोट्स जनरली हम लोग लास्ट टाइम पे ही लेके आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके आए तो फिर बवाल हो जाएगा। एंड में ही बहुत कम बच्चों को एक्सेस दिया जाता है इन नोट्स का, तो कोशिश यही रहती है कि एंड में हमारे वही बच्चे इसको पढ़ के जाए जो रेगुलर वाले हैं। तो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 दोनों के कुछ नोट्स है, ठीक है। इनको आप लास्ट टाइम में अच्छे से करके जाओ, क्योंकि इसमें के जो कॉन्सेप्ट के बेस पे जो क्वेश्चंस रेडी किए हुए ना, वही सेम कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलते रहते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चंस आ जाना मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, ये तो कहना बेवकूफी है और हम कहेंगे भी नहीं, अदरवाइज आप कहोगे कि सेटिंग लगा रहे हो। बट ये जरूर कहेंगे कि जो कॉन्सेप्ट का यूज करा है इसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अधिकांश देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन 2 में 2 पीडीएफ आपको मिलेंगी, इसकी प्राइसेस वगैरह भी लिख दी जाती है। आपको 150 क्वेश्चंस फिजिक्स की रहेंगी, 85 क्वेश्चंस मैथ की, प्लस मैथ की फॉर्मूला की एक नोटबुक रहेगी पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। एक ई बुक कह लो आप कि पूरा जितना भी 11 12 के चैप्टर के फॉर्मूले हैं उसके अंदर हमने इसको हैंड रिटन बना दिया है, बट ये टाइपिंग फॉर्म में रहेगा। आपको बाय करना, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, चाहे सेक्शन 1 का इंग्लिश हो, चाहे सेक्शन 1 की वो क्या है वो, चाहे सेक्शन 1 का मैथ हो चैप्टर वाइज। एंड मैथ के अंदर हमने सेक्शन 1 वाले में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक डाल रखा है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ साइंस के भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस हिंदी में ले लो या फिर इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो मिल जाएगा। रीजनिंग है सेक्शन 1 का, आपका जीके है। सारे क्वेश्चंस को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करके बाय करके जरूर पढ़ के जाना 7279047787 पे एग्जाम से पहले, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। आज जो हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस दे आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर विजिट। इसके अंदर क्या आना चाहिए? तो इनका फिक्स प्रीपोजिशन क्या है बच्चा? लुकिंग फॉरवर्ड के साथ क्या आता है? सिंपल सा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। और लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट, ये तो एक नाउन है ना, ठीक है। आपको पता है लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद एक नाउन ही आता है। बोलोगे नहीं सर, हमने कई बार तो जीरंड भी दे रखा है। बोलेंगे जीरंड मीन्स भी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ। तो हम जनरली वर्ब में आईएनजी लगा के उसको नाउन का फॉर्म भी देने का कोशिश करते हैं, वही नाउन के फॉर्म में ही इसको यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद। अगर कोई वर्ब आ रहा है तो याद रखना वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या कह रहा है सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड क्वेश्चन, स्पिल द बीन्स। ये एक इडियम है, ठीक है। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है? कोई सीक्रेट होता है, कोई राज होता है, उसको रिवील कर देना, ठीक है, राज की बात को उजागर कर देना। तो क्या उस सेंस में देने वाला कोई आंसर है? ऑप्शन बी के अंदर है, आप सिंपली कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी था, इडियम से रट्टा मारना होता है इसके अंदर आपको। फिर कह रहा है इसके अंदर एरर बताओ, डिस्पाइट ऑफ द रेन दे कंटिन्यूड प्लेइंग। हम अपने किसी मॉक टेस्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन में हमने बात किया था, किसी क्या पिछले मॉक टेस्ट के अंदर इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन में, कि देखो बच्चा, इन स्पाइट के साथ क्या आता है? ऑफ। बट डिस्पाइट के साथ कोई भी ऑफ नहीं आता है, ऑफ का यूज होता ही नहीं है, क्लियर है। तो डिस्पाइट सिंगल अकेले आता है, जिसका मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ, दैट मीन्स के बावजूद, ठीक है, ओके। कह रहा है क्या? डिस्पाइट द रेन, ऑफ हटा दो, दे कंटिन्यूड प्लेइंग, मतलब बारिश होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? अपने खेल को जारी रखा, ओके। तो ए में एरर है, ऑफ नहीं होगा। सी हैज वेंट टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। अब देखो इसके अंदर क्या है, सी हैज वेंट टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। अब इसके अंदर आपको एरर खोजना है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फटाक से चीजें दिख जाएंगी।
आपको वर्ब को मैंने कहा था कि वर्ब को अच्छे से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि आपको वर्ब में क्या पढ़ा था? सिंपली आप जानते हो गो का गॉन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो और हैज हैव हैड के साथ क्या वेंट आएगा? ये तो पाप हो जाएगा ना, तो गॉन हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बहुत ही सिंपल सा चीज था, बहुत लोगों के माइंड में यहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे, लग रहा होगा बाद में कि वो हो इतना इजी चीज कैसे गलती कर सकते हैं। फिलहाल चलो कॉन्सिल का बताओ सिनोनिम क्या है। कॉन्सिल का मतलब पता होना चाहिए पहले तो, माइंड में सोचो। कॉन्सिल का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, ठीक है? क्या होता है? किसी चीज को छिपाना। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आप लोग डिमांड कर रहे थे साइंस की सर टॉप 500 क्वेश्चंस यूट्यूब पे लेके आओ। ऑलमोस्ट 2 घंटे 43-44 मिनट की वीडियो बना रखी है। उसमें जितनी उत्सुकता के साथ डिमांड थी उतनी उत्सुकता के साथ उसको वायरल नहीं किया आप लोगों ने। क्या सीन है? टॉप 500 सीरीज की जो वीडियो है बन गई है, कमेंट सेक्शन में देखो, मैं उसका लिंक दे दूंगा। साइंस के लिए 1 शॉट वीडियो है, उसको करके जाना। लास्ट टाइम में इतना परफेक्ट रिवीजन होगा, चाहे आप जीडी से दे रहे हो चाहे डीबी से, सेक्शन 1 के लिए, कि आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते एंड तक देखने के बाद, ठीक है? अब आ जाओ, कॉन्सिल का मतलब होता है छिपाना, तो अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा ना। बाकी सारी चीजों का मतलब छिपाना हो ही नहीं सकता। रिवील का मतलब उजागर करना, डिस्प्ले का मतलब दिखाना कोई चीज, अनाउंसमेंट का मतलब अनाउंस का मतलब पता ही है सबको, बता देना कोई चीज। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द ट्रेन अराइव डस्ट टाइम। द ट्रेन अराइव के साथ तो भाई देखो एक चीज कहोगे ना कि सर अराइव के साथ आपने तो पढ़ाया था कोई प्रीपोजिशन, बट वो चीज ना देखो इधर क्या लिख रखा है। ये टाइम के साथ देखो क्या सीन है। इन टाइम, एट टाइम, ऑन टाइम, बाई टाइम। तो ट्रेन जब भी बोलते हैं ना कि समय पर आ गया, तो क्या होता है? समय पर आने के लिए क्या होता है? ऑन टाइम का यूज करते हैं ना कि हाँ ठीक है अपने टाइम पे है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज ऑन टाइम है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अराइव को देख के ना आप मत प्रीपोजिशन यूज करने लगना। एक देखो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कह रहा पर्सन हु नेवर टेल्स द ट्रूथ, मतलब एक ऐसा इंसान जो कभी सच बोलता ही नहीं है, वो क्या है? झूठा है, लायर है, ठीक है? ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, वो तो हो नहीं सकता। आगे देखो, दे आर राइटिंग अ नोवेल, ठीक है? ये क्या कर, वो क्या कर रहे हैं भाई? एक नोवेल को लिख रहे हैं, तो इसका आपको पैसिव में बनाना है। आर राइटिंग को क्या बनाओगे? अ नोवेल के अकॉर्डिंग पैसिव में इज लेके आओगे। इज बीइंग रिटन करते हैं ना हम लोग, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ क्या होता है? बीइंग प्लस V3। तो बीइंग कहां पे? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। चलो फिर कह रहा है सी सेड आई एम लुकिंग ऑन अ प्रोजेक्ट। अब ये पास्ट का है, देख के लग रहा है सेड है, तो एम का तो वॉज बनने वाला है। ओके, तो वाज कहाँ पे है भाई? एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है। तो एक चीज देखो, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो डैट आएगा, तो बी में डैट है, सी में डैट नहीं है। चलो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10th नंबर है इनफॉर्म का बताओ नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म पता है आपको, एंड में TION आता है जनरली। चलो नाउन फॉर्म ही पूछा है ना, हाँ ठीक है। इंफॉर्मेशन कह रहा रिमूव टू, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू आंसर। इसमें से टू जो है ना इसको हटाओ, और इस टू को हटाओगे तो ये टू ऑटोमेटिकली हटेगा, ठीक है? चलो अब ये चीज देखो क्या है, पढ़ोगे क्या आप मिलेगा? द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू आंसर, ठीक है? अब ये सवाल इतना डिफिकल्ट है कि उसका आंसर नहीं दे सकते हम लोग, कि आंसर इसका मतलब वही हुआ ना, टू डिफिकल्ट टू आंसर, मतलब इतना डिफिकल्ट है कि उसका आंसर नहीं दे सकते। तो उसको अपने लैंग्वेज में कैसे बनाओगे? आंसर नहीं दे सकते तो लिखोगे यही ना कि दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर। इतना डिफिकल्ट है कि उसको आंसर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है? अब बोलोगे ये अगर ए क्यों नहीं चुना आपने? ये में पढ़ो क्या लिख रखा है ए के अंदर, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है? तो टू को हटाते हैं तो ये टू हटेगा, ये टू हटेगा और ये टू हटेगा, तो हटा है क्या किसी में? नहीं हटा। क्या है? सी इज डैश यूनिक पर्सन। यूनिक के पहले एन नहीं लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। यू देख के आप ये मत सोचना कि वोवेल है। यूनिक जो है ना यू साउंड देता है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसके पहले अ लगता है, ठीक है? अ यूनिक पर्सन। आगे कह रहा है ही पास्ड द एग्जाम डैश फ्लाइंग कलर्स। ईडियम के अंदर क्या पढ़ाया गया था? विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छे मार्क्स से। इडियम फ्रेज वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी 1 शॉट, उसके अंदर ये कराया था ना कि विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाना। फिर कह रहा है ही वांटेड टू स्टे डैश, ही हैड टू लीव अर्ली।
अब भैया देखो क्या कह रहा है, ही वॉन्टेड टू स्टे, इसका मतलब क्या है कि वो रुकना चाहता था। और फिर क्या कह रहा है, ही हैड टू लीव अर्ली, अब उसको फिर जाना पड़ा, जल्दी जाना पड़ा। मतलब ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टेड चीजें हैं, विरोधाभास है। वो रुकना भी चाहता था लेकिन चला भी गया। तो यहाँ पे जब भी कॉन्ट्राडिक्शन आए तो वहां पे क्या होता है, बट, लेकिन। लेकिन लगा के विरोधी जताते हैं ना कोई चीज का, तो बट आएगा। आगे कह रहा है करेजियस का एंटोनिम बताओ। करेजियस का मतलब आपको भी पता है, साहसी होता है, ठीक है। साहसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डरपोक, ठीक है। कहां पे है, फियरफुल एक ही में, ऑप्शन ए के अंदर ही है ये चीज। ब्रेव का मतलब साहसी, बोल्ड का मतलब साहसी, कॉन्फिडेंट का मतलब पता ही है, जो इंसान बोल्ड हो, दृढ़ निश्चय किया हो, डरा ही नहीं किसी से। तो बी, सी एंड डी इसके सिनोनिम बन जाएंगे, ए वाला इसका एंटोनिम बन जाएगा। आ जाओ इधर आते हैं, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी होती है। एनीमिया रोग होगी ना तो जनरली बोलते हैं लोग बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। वो आयरन की कमी कैसे होती है बच्चा, वो आयरन की कमी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होती है। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आयरन की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फोटोग्राफी में कौन सा कलर यूज होता है, तो आप अगर कोई भी फोटो एडिटर यूज किए होगे तो पता होगा कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन, आरजीबी कह लो, आरबीजी कह लो, जो भी कहते हो यही है हमारा। जनरली इसको आरजीबी के नाम से जाना जाता है, रेड ग्रीन ब्लू। आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। फिर कह रहा है वाहन चलाने हेतु पश, क्या कह रहा है, पश दृश्य दर्पण होता है। अच्छा, रियर व्यू मिरर पूछ रहा है आपसे बच्चा इसके अंदर। साइंस वाले सेक्शन में टॉप 500 में सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। कॉन्वेक्स, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी है। अब इसके अंदर देखो कौन डेंस है, अब खुद से दिमाग लगाओ। पेट्रोल क्या बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, नहीं। पानी भी गाढ़ा नहीं, दूध से ज्यादा सरसों का तेल गाढ़ा होता है, तो ए हमारा सही है। तो ये तो खुद से दिमाग लगाने वाली चीज थी। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, तो वहां पे क्या, जो हाइड्रोलिक जो भी चीजें बनती हैं उसके अंदर कौन सा लॉ यूज होता है भाई, तो उस पे प्रेशर बना रहा है, तो प्रेशर बना रहा है कोई चीज, हाइड्रोलिक के अंदर प्रेशर ही बना के काम होता है ना, तो पास्कल के नियम के हिसाब से होगा। चलो, जब नींबू की रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्यों होता है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये सवाल भी शायद हमने कर रखा है डायरेक्टली उसके अंदर साइंस वाले में। जो भी देखो क्या कह रहा है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। देखो, जितनी भी टैनिन इंडस्ट्रीज है जहां चमड़े की चीजें बनती हैं उनके अंदर पता है किस चीज का यूज होता है, बोलोगे नहीं पता है। और वो जो चीज का यूज होता है ना वो बहुत ही टॉक्सिक होती है, क्रोमियम, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, ना सिर्फ ह्यूमन के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट ले तो कौन सी बीमारी होती है, तो मादा एनोफिलीज काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, यही ना। आगे देखते हैं, कह रहा पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर है वो फेराड के नियम पे ही काम करता है ना, ठीक है, फेराड लॉज के ऊपर काम करता है ये चीज। तो ये साइंस के सारे थ्योरम आपको क्लियर होने चाहिए। लोहे पर जंग लगना कैसा, देखो कल एक चैप्टर ही था ना फिजिकल और केमिकल रिएक्शन वाला साइंस वाले में, तो इसको बहुत अच्छे से छेड़ा हमने कि किसमें चीजों को कैसे समझना है। तो जा मान लो कि रस्ट लग रहा है तो क्या उससे वापस तुम लोहा रिकवर कर पाओगे, नहीं पॉसिबल है, तो इसके लिए वो केमिकल रिएक्शन। आगे देखो, निम्नलिखित, ये सारी यूट्यूब पे मैंने करा रखी है, कोई पेड बैचेस की बातें नहीं कर रहा हूँ, तो यूट्यूब की चीजें तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो और सीख सकते हो, बहुत अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे वहां से आप क्लासेस को करके। आ जाओ, ये कह रहा है इसमें से बताओ 3 एक जैसे प्रॉपर्टीज रखते हैं, एक अलग प्रॉपर्टी रखता है, तो इनमें से कौन डिफरेंट है, चलो बताओ। वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, मैं आता हूं ए नंबर के ऊपर। ये ए में क्या है भाई, 41, 47। अच्छा, 4 एंड 7 के साथ कोई चीज करेंगे, 4 इंटू 7 क्या मिलेगा, 28, और उसका हाफ करेंगे तो मिलेगा 14, जो कि हमारे बीच में है। बी में देखो क्या कह रहा है, 8205, तो 8 एंड 5 के साथ कुछ कांड करेंगे, 40 मिलेगा, हाफ करेंगे 20 मिल जाएगा, जो कि हमारे बीच के अंदर आ रहा है। सी में क्या है भाई, 9368 है, तो 9 इंटू 8 करोगे 72 मिल जाएगा।
2 से डिवाइड करोगे 36 मिल जाएगा जो उसके बीच में है। एंड अब डी का देख लो आप, 7298 है। अगर आप 7 इंटू 8 करोगे 56 और हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। बट इसके बीच में क्या है, नहीं है, 29 है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे डिफरेंट है। 27 में क्या कह रहा है, देखो मार्केट को लिख रहे हैं IEONCV, तो थर्मो को कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, क्या लॉजिक, MARKET, फिर है क्या हमारा IEONCV, तो टी में क्या कर रहा है, UV +2 ऐड कर रखा है, ठीक है। अब थर्मो में देखो वही काम साथ साथ में करते जाओ। ओ में तुम +2 कर दो, अच्छा +2 करना था ना, मैंने भी लिख दिया यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, ओ में PQ मिल जाएगा। बोलोगे कौन सी बड़ी चीज है सर, सबके अंदर है। कुछ करना है तो स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हिट कर रहा है स्टार्टिंग के, किसी में P है किसी में J है, ओके। और हम ये M 13 नंबर पे होता है, I कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है, इसका मतलब 4 माइनस है। तो ये T 20 नंबर पे होता है, इसमें 4 माइनस करेंगे तो 16 मिलेगा, 16 नंबर पे P होता है। अब तो ये चीज क्लियर हो गया, या तो A हो सकता है या फिर C हो सकता है, ओके। अब A में देखो P के बाद L है, इसमें भी P के L है। थर्ड नंबर डायरेक्टली चेक करो, R के बाद क्या है, O है। तो R हमारा होता है 18 नंबर पे, O 15 नंबर पे, इसका मतलब इसके अंदर 3 माइनस करा है। तो हम E के अंदर 5 नंबर पे होता है, 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 नंबर पे क्या होता है, B, तो मतलब थर्ड नंबर पे B आना चाहिए जो कि A के अंदर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सारे लेटर्स के अंदर हिसाब किताब मत करने लगना, जोड़ घटाओ, टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। स्मार्टली मूव कहते हैं ना, स्मार्टली मूव लो, स्मार्ट मूव लो, या फिर स्मार्ट अप्रोच रखो, चीजें कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देंगी एंड सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज फंसे रह जाओगे उसी के अंदर। आ जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट इस प्रकार हृदय से संबंधित है। कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम वे एज चिरोप्रैक्टर, ठीक है। अच्छा, चिरोप्रैक्टर क्या होता है, अभी जो यूट्यूब पे आजकल बड़ी फेमस हो रहे हैं, ठीक है। इसको चिरो कह रहे हैं, कुछ लोग काइरोप्रैक्टर कह रहे हैं, जो भी है, ठीक है। इसको अगर आप चिरोप्रैक्टर पढ़ रहे हो तो कोई गलत नहीं कह सकते, अपना अपना एसेंट है, बट एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इसका काइरोप्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है भाई, अभी यूट्यूब पे क्या है, आप सर्च मारो ना, ये चीज आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो काइरोप्रैक्टर, ठीक है, आप सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, आपको ऐसे ऐसे हरामी डॉक्टर मिल जाएंगे जो कि गलत वीडियोस बना रहे हैं, आपको थंबनेल देख के आइडिया लग जाएगा। तो जनरली वो क्या है, हड्डियों के जोड़ों को क्या कर रहे हैं, इधर से उधर सीधा कर रहे हैं, जोड़ों के साथ वो हड्डियों को, ज्वाइंट्स को जो है ना वो फिक्स कर रहे हैं, बट उनकी हरकतें थोड़ा यूट्यूब पे गंदी है। आप एक बार ट्राई करो, देखो। अब देखो क्या कह रहा है, 4 अंक की जो डाइस है ना, 4 अंक के फलक, विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि 4 का एक अपोजिट फेस पे आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो डाइस का एक सिंपल रूल क्या है, इसमें 2 अगर चीजें कॉमन है, 1 5 1 5, तो मतलब बाकी के जो रेस्ट होंगे ना, इसका 4 और उसका 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, सिंपल। आगे देखो क्या कह रहा है, 5 सदस्यों वाले एक फैमिली में एक्स जो है ना वाई की बहन है, ओके। एम की 2 संतानें हैं और वह ई का पुत्र है, जो एच का फादर इन लॉ है। एच का केवल एक ही पुत्र है, वाई ई की पोती नहीं है। एक्स ई से किस प्रकार संबंधित है, ओके। इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही हैज द सन ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो और फोकस करो, क्यों मैं कह रहा हूँ, आगे सवाल में बहुत हेल्प मिलेगा। हु इज द फादर इन लॉ, ठीक है। अब कौन फादर इन लॉ है ये भी थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसके अंदर हु विच का यूज किस तरीके से करते हैं ब्लड रिलेशन में, और आपको समझ में आता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। एच हैज ओनली 1 सन, वाई इज नॉट ग्रैंड डाउटर ऑफ ई। अब ये लाइन भी बहुत ज्यादा धांसू सा है, वाई इज नॉट ग्रैंड डाउटर ऑफ ई, इसका मतलब क्या है, क्या क्यों इस लाइन को ऐड कर रहा है, आगे पता चलेगा। हिंदी में ये कहना कि वाई ई की पोती नहीं है, क्यों है भाई, आगे समझ में आएगा। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ई, एक्स जो है ई से किस प्रकार रिलेटेड है, संबंधित है, चलो देखते हैं। कह रहा है एक्स जो है वाई की बहन है, ओके। एक्स जो है ना वाई की बहन है। अब वाई मेल है कि फीमेल है अपने को नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है ना कि वाई ई की पोती नहीं है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई इज नॉट ग्रैंड डाउटर ऑफ ई। कुछ तो यहां से लॉजिक निकलेगा,
अब फिर क्या कह रहा है देखो, एम की 2 संतानें हैं। अब देखो टोटल 5 लोग हैं और एम के जो है ना 2 बच्चे हैं। अब ये 2 बच्चे कौन है पता नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ना 2 संतान है और वह ई का पुत्र है। एम जो है किसका पुत्र है, ई का पुत्र है। अब देखो 4 लोग तो यही मिल गए, अब तुम 5वां खोज किसको रहे हो। अब ये चीज आपको हिंट मिल रहा है कि एक्स और वाई अपने में या तो बहन बहन होंगे या भाई बहन होंगे। जब 4 लोग यही है तो इसका मतलब एक्स वाई की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कह रहा है क्या यहाँ पे एच, देखो जो एच का फादर इन लॉ है। अब एक इंसान कोई किसी का फादर इन लॉ होगा, ठीक है, कौन, ई, ठीक है। एम के 2 संतान है और वह ई का पुत्र है, तो ई जो है ना किसी का फादर इन लॉ है या फिर एम किसी का फादर इन लॉ है। तो इससे मतलब नहीं है कि कौन किसका फादर इन लॉ है, इससे मतलब है कि आप इस सवाल में समझो कि जब 5 ही लोग हैं, 2 लोग डायरेक्टली मिल रहे हैं और एम के 2 बच्चे हैं, सिर्फ एक इंसान को चाहिए। तो एक इंसान अगर एच लाते हैं तो फिर इनका कोई यूज नहीं है। तो इनको यूज में लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक्स और वाई को यहीं पे पॉइंट करना होगा। तो ये समझ में आ गया कि एम के 2 संतान जो थे एक्स और वाई ही तो थे, ठीक है, मेरे करण अर्जुन आ गए। तो अब ये चीज भी कह रहा कि ई जो है ना, वाई जो है ना ई की पोती नहीं है। अब देखो उसको पोती नहीं बनना है लेकिन कुछ तो बनेगा इसका, एक्स पोती बन गई, ग्रैंड डाउटर बन गई, तो वाई नहीं है तो इसका मतलब ग्रैंड सन है। तो ये लाइन क्या समझ में आ रहा है, जब वो आप, मैं कह रहा हूं ना कि आप अपने पिताजी के बच्चे हो लेकिन आप बेटी नहीं हो तो इसका मतलब बेटा हो, सिंपल लॉजिक है। तो ये पोती नहीं है तो पोता है। अब क्या कह रहा है ना, देखो एक्स ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बोलोगे एच का क्या, तो एच का करे क्या, हमसे कुछ पूछा ही नहीं है, एच को रहने दो भाड़ में, कहीं होगा इधर उधर, ठीक है। तो कह रहा है एक्स जो है ई से, तो ई से तो उसकी पोती निकल गई ना, ग्रैंड डॉटर, सिंपल। इस सवाल को थोड़ा सा समझते तो बेटर रहता है क्योंकि अधिकांश तो गलत करने वाले, इसलिए मैंने टाइम दिया। इसमें से ऑड बताओ कौन सा है, ऑड बताओगे चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। अब ई में देखो एफ जी 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जी मिल जाएगा। के में अगर 1 जोड़ोगे तो एल मिलेगा, टी में कुछ भी जोड़ेंगे तो नहीं मिल रहा। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। चलो ठीक है, 27 का रूल काम कर रहा है क्या इसके अंदर, देखो एक बार। बोलोगे 27 का क्या रूल है, ऑपोजिट वाली चीज है। लाइक जैसे जी एस भी ई है ना, तो देखो जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, और सॉरी ठीक तो है, जी 7 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है। तो क्या इनको जोड़ने पे 27 का रूल मिल रहा है, नहीं। एल ओ पी के में देखो एल 12 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, क्या इनको जोड़ने पे 27 का रूल मिल रहा है, बोलोगे हाँ। सी एक्स जी टी में क्या है, सी 3 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, जोड़ने पे देखो 27 मिल रहा है, मिल रहा है। एम एन क्यू जे, एम जो है 13 नंबर पे, एम 14 नंबर पे, इनको जोड़ने पे 27 मिल रहा है, 27। बट ए के अंदर वो चीज नहीं मिल रहा है, बाकी सबके अंदर मिल रहा है। तो ये दोनों अपोजिट वैल्यू हैं बी सी डी के अंदर, बट ए में नहीं है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, 5 9 18 43, सवाल के अंदर ही करते हैं, क्यों लिखना इतना। अब 5 में कितना ऐड करोगे तो 9 मिलेगा, बोलोगे 4। ओके 9 में क्या ऐड करोगे, बोलोगे 9 ऐड कर देंगे 18 मिल जाएगा। ये फिर क्या कह रहा है भाई, 16 ऐड कर दोगे ना, 6 6 12 13 14, 6 6 12 13 14, ठीक है। ये नहीं, ये तो नहीं आ रहा है ना, फिर तो यहाँ पे 44 होना चाहिए था, तो फिर ये क्यों नहीं आया भाई। 25 ऐड करा इसके अंदर, सिंपल है, 25 ऐड किया है। आखिर क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, चीजों को समझ लेंगे हम। फिर इसके अंदर क्या क्या है, 4 4 8 और 1 9, 49 ऐड कर रखा है इसके अंदर। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 25 क्या 5 का स्क्वायर है, 49 क्या 7 का स्क्वायर है। भाई यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या जो किसी खुद से और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो, उनका ये स्क्वायर इसके अंदर ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 121 ऐड हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद 169 ऐड हुआ होगा 213 के अंदर। तो अगला अभाज्य संख्या क्या है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। तो 17 का 289 होता है, तो इसके अंदर ऐड कर दो, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, 8 8 16 और 1 17, 5 और 1 6, 671 मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है। समझ में आ गया इसके अंदर क्या ऐड करा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपके एग्जाम में ये। आगे देखो राहुल के पास 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट में कुल 340 रुपीज है।
प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। राहुल के पास कितने नोट है भाई? देखो प्रत्येक बराबर मतलब 2 रुपीज के मान लो एक्स नोट होंगे तो वो नोट 5 रुपीज के भी होंगे। मान लो सबके एक्स एक्स नोट है तो भाई 2 रुपीज के अगर एक्स नोट है तो टोटल कितने, अगर 2 रुपए के आपके पास 4 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपीज है? बोलोगे सिक्कों की संख्या और कितने रुपीज की है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रुपए के 4 सिक्के मतलब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 रुपीज। तो वही कह रहा हूँ 2 रुपए की एक्स नोट मतलब 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x रुपीज। 5 रुपीज के एक्स नोट, अब एक्स क्यों? क्योंकि सारे इक्वल है ना, 2 रुपए के 5 रुपए के 10 रुपए के सारे इक्वल नोट्स है हमारे पास, तो 5x रुपीज। 10 रुपीज के एक्स नोट तो 10x रुपीज, और सारे रुपीज को ऐड करेंगे इसकी वैल्यू है 340 रुपीज। ओके, तो ये मिल रहा है 17x इज इक्वल टू 340 और x को डिवाइड कर देंगे दैट इज 20। x बराबर आ गया 20। बोलोगे ठीक है टोटल नोट कितने हैं? तो मान लो 2 रुपीज के एक्स नोट, 5 रुपीज के एक्स नोट एंड 10 रुपीज की एक्स नोट मतलब 3x है। तो 3x मतलब टोटल नोट्स बता दो। 60 नोट्स ऑप्शन बी के अंदर है। आगे देखो इस इक्वेशन में बताओ किस दो साइंस को अगर हम चेंज करेंगे ताकि हमारा आंसर कुछ आने की पॉसिबिलिटी है। हाँ एक चीज देखो मेरे को लग रहा है ना कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सुनो, अगर मैं प्लस और मल्टीप्लाई को करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे मान लो मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको प्लस करूंगा तो ये चीज बहुत बड़ा वैल्यू देने की पॉसिबिलिटी है। 34 के आसपास शायद ना आए, इसलिए मैं पहले चेंज नहीं करूंगा। मैं पहले हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड को देखने की कोशिश करूंगा जो जिसमें डिवीजन है। तो एक तो डिवीजन इसके अंदर और एक डिवीजन इसके अंदर है। मैंने डी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस को अगर डिवाइड कर दूं तो भाई ये 13/54 ये डिवीजन होगा, फिर 54 तो डिवाइड नहीं होगा इससे, इसलिए मैंने डी को लिया नहीं। मैं डायरेक्टली सी पे जंप करता हूं। अब हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हमारी किस्मत ठीक है, हम फिर बाद में चेक करते रहेंगे। 24 मल्टीप्लाई 2 प्लस 13 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 2। बोलोगे सर आपने कोई चीज बहुत बड़ी गलती नहीं की है। मैंने कहा कि हाँ हमने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा? बहुत बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है 48 दे देगा। तो फिर अपने को लाना 34 है, तो भाई 34 और 48 के बीच में गैप ही कितना है? करीब करीब तो है दोनों, बीच में माइनस का भी तो साइन है ना। आ जाओ ट्राई करके देखते हैं। तो ये क्या होगा? 27 बार में कटेगा बच्चा। ये 48 प्लस 13 माइनस 27। अब देखो जो भी वैल्यू ऐड करोगे उसमें डायरेक्टली 27 माइनस होने वाला है, तो फिर किस चीज की दिक्कत है हमको? 61 माइनस 27 इज इक्वल टू 34 आ गया क्या? तो ये इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड्स, ठीक है, जो आपने 9th 10th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा इक्वेशंस को बनाने के लिए। ठीक है चलो आगे देखो, कह रहा है श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। हम साथ साथ में बनाएंगे। मान लो कहाँ जा रही है? पहले साउथ में जा रही है 150 मीटर, फिर यहां से वो राइट मुड़ेगी तो राइट इधर होगा साउथ में हमारा, 80 मीटर चलेगी। फिर यहां से लेफ्ट मुड़ेगी, कितना चलेगी? 60 मीटर चलेगी। ठीक है भाई, फिर एक बार और लेफ्ट मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। हम लोग यहां से 280 मीटर चल दिए बैंक तक, यहाँ बैंक है, ठीक है। और कार्यालय और बैंक की न्यूनतम दूरी, यहाँ पे इसका ऑफिस था, यहाँ पे इसका बैंक है। अब देखो बच्चा ये वाला हिस्सा क्या है? ये तो 80 मीटर हो गया ना, इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे 200 मीटर बचा। एक ट्रायंगल बनाओ, इसका बेस 200 मीटर है और ये पूरा का पूरा हाइट कितना है? तो भाई ये 150 और इसके पैरेलल वाला 60, तो कितना हो जाएगा? 210। तो ये 210 हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकालो। बोलोगे सर थोड़ा सा खतरनाक लेवल नहीं जा रहा है? मैं बोलूंगा ऑब्वियस चीज है, जा रहा है। तो फिर क्या करें? छोड़ दे करना? हम बोलेंगे कतई नहीं, इसको तो करके ही रहेंगे हम लोग। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा इतनी बड़ी वैल्यू का हम सर स्क्वायर करेंगे, हमारी नानी नहीं याद आएगी। हम बोलेंगे क्यों आएगी? अब देखो जब भी कोई ऐसा डिजिट मिल रहा है ना कि आपको यहाँ पे करना है 210 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर और सम करना है, डरो नहीं। अभी फिलहाल के लिए आप भूल जाओ कि दोनों का एक एक जीरो हम कैंसिल करा रहे हैं। हम जस्ट 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करा रहे हैं। क्यों बताएंगे हम। फिलहाल तो आप ये समझो कि आपको क्या करना है। 21 का होता है 441, 20 का होता है 400, तो ये मिलेगा 841। यही मिल रहा है आपको ना? ओके, अब 841 किस चीज का होता है भाई? तो बोलोगे सर यही तो अपने को नहीं पता है। मैं बोल रहा हूँ ये 29 का होता है। हम लोग 29 लेके आए, हम लोगों ने दोनों में से एक एक जीरो कैंसिल कराया था, इसलिए इसको वापस जीरो लौटा दो, 290 आ गया। हमको
क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है कि हम 210 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर करके सम करके उसको रूट रूट से बाहर निकालेंगे? मैथ किस दिन काम आएगा भाई? चलो ऑप्शन बी सही है। आगे देखो, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? अभी रिसेंटली करंट वन शॉट करंट अफेयर की जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर ग्रैंड स्लैम करा दिया 2024 में, किसको मिला 25 में? ये टेनिस ही है ना, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सभी चीजें, विमल्टन, जो भी चीजें मैंने सब करा दी है उसके अंदर। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव मिलता है? अगर आप रण उत्सव के बारे में जानना चाहते हो तो आपको फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जेठालाल गया था रण उत्सव में और गुम हो गया था, पाकिस्तान चला गया था। गुजराती है वो। आगे देखो, कह रहा है किस देश ने नई समुद्री अवलोकन उपग्रह हयांग 2D, अब नाम से देख लो, हयांग 2D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया होगा? तो ऑब्वियस चीज है, वो चाइनीज है। चलो, फिर कह रहा है कौन सा पादप कीटों को फंसाता है और भोजन करता है? तो पिचर प्लांट का काम है। देखो, कीड़े आएंगे ना तो मुंह खोल के बैठा रहेगा, जैसे ही कीड़े उसके अंदर एंटर करेंगे मुंह बंद कर देता है और वो मर जाते हैं, फिर उसको खा जाता है, चूस जाता है उसका खून। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा अपना एशिया महाद्वीप। हम बात तो ऐसे करते हैं हमारा अपने, जैसे हमारे पिताजी ने खरीद के रखा हो, ठीक है, बट ठीक है, हम उसी कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहे हैं तो हम बड़ा तो कहेंगे ही ना उसको। आगे देखो, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 3, 7 और 21 से विभाजित करने पर शेष 2 बचेगा? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सिंपल बच्चा क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, क्या होगा बोलोगे? इसका एलसीएम 21 होगा और 3 डिजिट का लार्जेस्ट वैल्यू क्या होता है भाई? तो इसका लार्जेस्ट वैल्यू होता है 999। अब 999 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि इसलिए डिवाइड करें कि हम 3, 7, 21 को अलग अलग डिवाइड ना करके हम इनके एलसीएम से लेते हैं, इसका मतलब हम तीनों से डिवाइड कर रहे हैं। तो 21 से अगर आप डिवाइड करोगे 4 बार में तो ये हो जाएगा 84। ये 5, 1, 9। अब कोई चीज बताओ, ये 5 से कटेगा क्या? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 से कटेगा ये। तो कितना शेष बच रहा है यहाँ पे? 12 बच रहा है। तो इस 12 का क्या करें सर? तो ये 12 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब हम 999 के अंदर इसको घटा देंगे तो ये 987 मिलेगा। अब ये 987 क्या है? ये 3 से भी बिल्कुल भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 21 से भी डिवाइड होगा, लेकिन मेरे को वो नंबर चाहिए ही नहीं जो कि बिल्कुल भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। पूछता ना कि ऐसा कौन सा नंबर जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हम 987 आंसर कर देते हैं, बट कह रहा है 2 रिमाइंडर बचाओ। तो 2 बचाने के लिए कह रहा है बच्चा, तो 2 जोड़ दो ना, सिंपल सा लॉजिक। अब डिवाइड करते रहो जिंदगी भर 289 से 3721 को हमेशा क्या देगा? 2 एक रिमाइंडर छोड़ते रहेगा ये। चलो 42 कह रहा है 2 व्यक्ति जो है ए और बी क्रमशः पी और क्यू एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, ठीक है, मतलब ए और बी नाम के इंसान है, एक जगह पॉइंट है पी और क्यू, यहां से ए स्टार्ट करता है, यहां से बी, एक दूसरे की तरफ वो ट्रेवल कर रहे हैं, जिसके बीच का डिफरेंस क्या है? 396 किलोमीटर है। और 11 घंटे के बाद जब मिलते हैं तो ए की गति बी से 6 किलोमीटर ज्यादा है, तो बी की गति बताओ। अब देखो, ऐसे सवाल के लिए डायोग्राम क्या आपने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जब भी 2 लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या फिर एक साथ रनिंग कर रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है? मैंने पढ़ा था, जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चा तो रिलेटिव स्पीड को ऐड कर दो। तो भाई डिस्टेंस कितना है? 396 है। अब रिलेटिव स्पीड हमको पता नहीं है, तो देखो ए की गति बी से 6 किलोमीटर ज्यादा है, अगर बी की गति x होगी तो ए की कितनी होगी? x + 6 होगी, और दोनों की स्पीड को जोड़ दो, ठीक है। और टाइम कितना कह रहा है? 11 घंटे बाद, ओके ना। 11 से ये अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 66 मिलता है, और ये क्या मिल जाएगा? 2x = 36 - 6, तो x बराबर मिलेगा 30/2, मतलब 15। तो x की वैल्यू मिल गई 15, और b का स्पीड हमने माना ही था कितना? x, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 43 क्या कह रहा है? ए का 30, देखो a = 36% ऑफ b। अब कह रहा है a जो है ना वो क्या है? b का 36% है, ठीक है। अब b = 6% ऑफ c, ठीक है। अब b जो है ना वो क्या है? c का 6% है। अब कह रहा है c की वैल्यू 100 है। अब इसके लिए क्या ही पेन ज्यादा उठाना, c की वैल्यू 100 है तो b इसका 6% है, तो मतलब b 6 हो जाएगा। अब a पूछ रहा है क्या है? तो a b के 36% के बराबर है, तो b का 36% निकाल लो ना, यही ना। तो ये हो जाएगा 216/100, और ये हो जाएगा 2.16।
2.16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक आयत का परिमाप 138 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई के बीच का डिफरेंस 7 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। भाई देखो, इनका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज 138, और इनकी एल माइनस बी की वैल्यू कह रहा है 7 मीटर है, तो एल प्लस बी की यहीं से निकाल लो, 69 है। तो मतलब क्या, एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ गया 69 और एल माइनस बी की वैल्यू आ गया 7। इनको ऐड करोगे तो 12 मिलेगा यहाँ से, और ये क्या मिल जाएगा 76। तो एल की वैल्यू क्या हो गई भाई 38, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, तो एल माइनस बी बराबर क्या था 7 था ना, तो इसका मतलब लेंथ में 38 से 7 माइनस करा दो 31, मतलब विड्थ कम होगा ना उसका, 7 सेंटीमीटर है या फिर मीटर है जो भी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एरिया क्या होता है इसका, एल इंटू बी होता है, 38 इंटू 31 कर दो। अब इसका यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 सिर्फ डी के अंदर है, इसका मतलब 1178 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, वह कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी, समझो। इसके लिए पेन मत उठाओ, दिमाग है तो दिमाग लगाओ, और दिमाग नहीं लग रहा है तो बस लिखो। क्या लिखो, अब 2000 रुपए थे 4000 हो गए, कितने साल में, 2 इयर्स के अंदर। अब भाई 4000 रुपए को मेरे को फिर वापस देखो, 2000 दो गुना हो गया 2 साल में, अब 4000 को भी 2 गुना करके 8000 बनाना है, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो ये भी 2 साल लेंगे। तो मतलब 2000 को हम 8000 बनाने में कितने साल लगा है, पहले 2 इयर्स फिर 2 इयर्स दैट इज 4 इयर्स। अब इसमें क्या ही हम कैलकुलेशन करें, अब बेसिक कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई है कि नहीं है, बोलोगे ऑब्वियसली सर, काहे के लिए ऑब्वियसली, तुम बेवकूफ, मैं क्यों बेवकूफ भाई मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। 46 देखो क्या कह रहा है, 7:9 के रेशियो में है 2 संख्याएं, ठीक है, 2 नंबर हैं जो कि 7:9 के रेशियो में है। यदि 7 और 6 को क्रमशः पहली और दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो उनका रेशियो 5:6 हो जाएगा। तो संख्याओं का सम बताओ। मान लो पहला नंबर 7x है, दूसरा 9x है, पहले वाले में 7 ऐड कर दो, सेकंड वाले में 6 ऐड कर दो, एंड इसकी वैल्यू 5:6 हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x प्लस 7 को 6 से, 7 6 42, 42x, 42 9 5 45, 45x 6 5 30। अब इनको क्या कराओगे, माइनस करा दोगे, तो 45x में 42x माइनस हो जाएगा, एंड 42 के अंदर बचा 30 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। आ गया आंसर 4। बोलोगे 4 का हम क्या करें सर, 4 डाले, कह रहा संख्याओं का योग बताओ। तो संख्याएं 7x प्लस 9x थे ना, डेट इज 16x, 16 इंटू 4 बराबर 64, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो 47 कह रहा है, देखो 3a इज इक्वल टू 5b है ना, यहीं से निकाल लो, a बाई बी क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। a की वैल्यू 5 रख दो, b की वैल्यू 3 रख दो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। a प्लस बी बोले तो 5 + 3 8 और b की वैल्यू 3 है। ये तो बस मुंह जुबानी करने वाली चीजें थी, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था। इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है मैथ का, बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो इस मॉक टेस्ट के अंदर अगर 55 से कम मार्क्स आ रहा है तो सोचो कि प्रिपरेशन अभी भी डाउन चल रही है आपकी। देखो भाई, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 के रेशियो में कमी कर देता है और उसका वेतन 7:9 के रेशियो में बढ़ा देता है, तो बताओ परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि कितनी परिवर्तन आ जाए। जब भी दो चीजों में रेशियो में कोई भी चेंज आ रहा है ना, तो दोनों रेशियो को सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया, ये रेशियो वाले चैप्टर के अंदर हमने यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे तो, एंड पेड बैचेस के अंदर भी पढ़ा रखा है। हमने किराया पे वीडियो बनाया था, हॉल टिकट्स के ऊपर वीडियो में पढ़ाया था आपको उस क्लासेस में। यहाँ पे किसी की वेतन बढ़ाई जा रही है, सिंपल है। 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के ना, देखो 72 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का इमारत जो है ना, ऊपर से तथा नीचे से उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 72 मीटर हाई from the top and bottom of a building are 30 degree and 60 degree respectively. Angle of elevation जो है इनका ये दे रखा है, what is the height in meters of building। देखो ये डायग्राम बनाता हूँ एक बार। एक बड़ा सा मीनार है, उसके जो भी है टावर है जो भी है, उसके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है। क्या रहा ना कि इसके टॉप का एंगल देख रहा है एक बार, इसके बॉटम का एंगल देख रहा है, तो यहाँ पे बनता है 30 डिग्री और यहाँ पे बनता है 60 डिग्री, ठीक है। और देखो भाई
क्या कह रहा है? मीनार और इमारत। तो ये 72 डिग्री का बड़ा वाला बिल्डिंग है, तो इसकी छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट बताओ। कैपिटल एच दे रखा है, स्मॉल एच दे निकालना है आपको। बोलोगे ये क्या है? तो आपको ट्राइगोनोमेट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। बोलोगे ऐसा फिगर जब भी बने कि किसी एक बिल्डिंग पे चढ़ के हम दूसरे बिल्डिंग की हाइट देख रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच इंटू टेन थीटा टू बटा में टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। अब बड़े एंगल में से छोटे वाले को मल्टीप्लाई माइनस करा लो। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 72। स्मॉल एच का वैल्यू दिया नहीं है, इस बिल्डिंग का हाइट एच छोड़ दो। टेन थीटा टू बोले तो क्या? तो टेन थीटा टू क्या है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। अब क्या कह रहा है? थीटा टू माइनस थीटा वन। बोलोगे √3 माइनस टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यही ना? तो कह सकते हो एच इंटू √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बोले तो 2 बटा में √3। तो ये तो कट जाएगा, सिंपल है। तो 72 इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई? h/2। ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी अटपटी यहाँ पे मिल गई अपने को। अटपटी क्यों मिल गई मैं समझाता हूँ। देखो, क्योंकि हमने √3 को गलत तरीके से कटा दिया है। ये √3 कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा मैं समझा रहा हूँ भाई। इसके ये तो फर्स्ट इंटू लास्ट होता है ना, तो ये तो फर्स्ट है और इसके बटा में ऑलरेडी एक छुपा हुआ है, तो ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा? देखो यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा हम लोग ठीक करते हैं। देखो ये जो √3 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है 72 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 72 इंटू 2। बोलोगे 3 कैसे आ गया? तो √3 और √3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये चीज ऐसे रहता है ना कि h इंटू √3 बटा में 2 बटा में √3 रहता है ना, ऐसे करके। तो ये √3 कटता है, बट ये √3 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, तो ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इनके साथ। ये तो मैथ का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने जल्दीबाजी में गलत किया, और आप भी समझ लेना। इसको घटाओगे यहाँ से क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, 3 6 के 12। ठीक है, 3 4 के 12, 24 से 72 होता है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 48 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। 50 नंबर क्वेश्चन देखो। दो वर्गों का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो भाई पहले वाले का परिमाप क्या है? पेरीमीटर 4a इज इक्वल टू 40 है, तो a बराबर 10 हो जाएगा। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा? 4b इज इक्वल टू 32 है, तो b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा भाई? 100। a का स्क्वायर कर देते हैं उसका एक साइड का। इसका एरिया क्या होगा? 8 का स्क्वायर 34। तो अब थर्ड वाले का क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सिंपल से है, दोनों का हम लोग निकाल लिए। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। हमने कोई पाप कर दिया क्या फिर से? यहाँ पे कह रहे तीसरे 4 8 32। ठीक है, 4 दिया 40, 100, 8 8 64। इसमें क्या ही दिक्कत है? कह रहे ना कि क्षेत्रफल है दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इसमें तो कोई गलत है नहीं भाई। एरिया 36। अच्छा, एरिया पूछा ही नहीं ना, हमने एरिया निकाल दिया। पूछा पेरीमीटर, इसमें एरिया 36। ठीक है, ये पूछ रहा है कि परिमाप ज्ञात करो। एरिया तो 36 निकाल दिया हमने। तो ए की साइड क्या हो जाएगी इसकी भुजा की? तो √36 दैट इज से। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए होता है ना, तो 6 इंटू 4 बोले तो 24। अब ये चीज ध्यान देना था कि आपसे पेरीमीटर पूछा था कि एरिया, तो यहाँ पे पूछ रहा पेरीमीटर निकालो। हम लोग एरिया निकाल के बैठ के खुश हो रहे थे, तो और ऑप्शन में खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। पेरीमीटर निकालना, परिमाप। आगे देखो, एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ना, क्या है? वो बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करता है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? देखो भाई, एक सिंपल सा फंडा क्या है कि मान लो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई भी t मान लो, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी t मान लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है, और स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको देखो, डिस्टेंस को कह रहे हैं ना कि ट्रेन की लंबाई मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में करेंगे 5 बाई मल्टीप्लाई से डिवाइड करके। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करके। और टाइम 1 मिनट कह रहा है, तो उसको सेकंड में करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा भाई, तो 18 5 90। तो ये 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 60। तो ट्रेन की लंबाई निकाल लो यहीं से। 30 बार में कटेगा, 25 या 75, 750 मीटर का ट्रेन हो गया। ट्रेन की लंबाई पूछे,
या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे 750, दोनों सेम ही है तो फिर क्या क्या करना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 52 कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। तो समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए अपनी चाल कितना बढ़ानी होगी उसको। देखो 72 किलोमीटर प्रति जो है ना उसका क्या है, एवरेज है। हाँ, इसको पता है, एक शॉर्टकट से बनाने की कोशिश करते हैं जो इजीली बन जाए। देखो शॉर्टकट क्या, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड 1 इंटू डी वन, सॉरी स्पीड 1 इंटू डिस्टेंस बराबर, पहले समझो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। दोनों सिचुएशन में तुम्हारा डिस्टेंस सेम है, तो दोनों सिचुएशन का क्या हो जाएगा, स्पीड 1 इंटू टी वन इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टी टू। तो भाई पहला स्पीड है 72 का है, पहला टाइम क्या है 9 मिनट का है, तो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करके। या फिर क्यों मिनट सेकंड में चेंज करना है, बिकॉज दोनों साइड तो आप करोगे तो वो कट ही जाएगा ना। तो फिर दूसरा स्पीड अपने को पता नहीं है, दूसरा टाइम है 8 मिनट। हम किसी भी चीज से इसको डिवाइड मारेंगे, ठीक है, तो कोई फायदा है, इस साइड और इस साइड दोनों कट जाएगा। इसे अच्छा रहने दो, 8 से डायरेक्टली कटाओ, ये 9 बार में कटेगा। स्पीड 2 इसकी कितनी है 81, स्पीड 1 है भाई 72, स्पीड 2 है 81। तो इसको 8 मिनट में तय करने के लिए अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ा, तो 72 से 81 तक आने में कितना बढ़ाया आपने, 9 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से इंक्रीजमेंट किया आपने पिछले वाले स्पीड के अंदर, बस। आगे देखो 53 क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और उसके अंदर लीकेज है, रिसाव के कारण क्या है टंकी 10 घंटे में भरा, तो पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो टंकी खाली होने का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी बटा में बी माइनस ए, जो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो 90। छोटा सा टॉपिक है, पाइप एंड सिस्टम्स, इसको पढ़ के जाना, सवाल दे देता है। कह रहा है रोहित एक पुराना बस्ता 1230 रुपए में खरीदता है और उस पर 180 रुपीज उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह बल्ले को 1128 रुपए में बेचे तो उसको लॉस क्या है। कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने में आपने खरीदा उसकी रिपेयरिंग पे या जो भी आपने, या फिर उस पे टैक्सेस वगैरह जो भी पे किया, किराया पे किया, वो सारी चीजें कॉस्ट प्राइस में आ जाती हैं। तो ये कुल मिला के 1410 रुपए में आपने खरीदा इसको, सेल किया आपने कितने में, 1128 में। तो भाई एक चीज बताओ, आपको नुकसान कितने का हुआ, बोलोगे कितने का क्या हुआ, माइनस करके देख लो, खुद समझ में आ जाएगा। 282 रुपीज का नुकसान हुआ यहाँ पे। बोलोगे ठीक है, जब हमको 282 रुपए का नुकसान हो गया तो मेरे को अब ये बताओ आप कि 282 जो है कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो ये 0 कटेगा और 141 से ये 2 बार में कटेगा, ये 20%। तो इसको कुल मिला के कितने का हो रहा है, ऑप्शन सी 20% का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर है। 55 कह रहा है एक दुकानदार 6 वस्तु बेचकर एक वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ क्या है। भाई देखो चीज है ना, 6 वस्तु बेच रहा है और 1 रुपए की विक्रय मूल्य की, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमा रहा है। मान लो खरीदा था उसने 6 रुपए में 6 चीजें, ठीक है, और 6 वस्तु बेचा 1 रुपए के बराबर लाभ कमा रहा है, तो उसने सेलिंग प्राइस 6 चीजों को बेचा और एक का कॉस्ट प्राइस क्या था, एक, तो मतलब सेल किया उसने 7 रुपए में, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। और भी कुछ है क्या यहाँ पे समझने लायक, बोलोगे नहीं। तो अब यहाँ से आप परसेंट निकाल सकते हो, जो कि गलत निकलेगा। गलत क्यों निकलेगा, हमने यहाँ पे डेटा गलत लिख दिया है। देखो सेल तो 6 ही को कर रहा है ना वो, तो इसका मतलब क्या है, वो मान लो 6 वस्तु बेचा है ना, तो मान लो सबको 1-1 रुपए में बेचा, मतलब उसने 6 रुपए में बेचा और एक वस्तु के बराबर उसको नुकसान प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब भी ऐसा सवाल देना तो ये मान लो कि जितने वस्तु को बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस है, और जितने चीजों को बेच रहा है और उतने के बराबर लाभ या हानि हो रहा है, तो वो उसका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो 6 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, 1 रुपीज का क्या है प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा लो, 5 है। तो 1 रुपए जो है ना 5 का कितना परसेंट है, 20% है। कभी 20% का लॉस होता है तो कभी 20% का प्रॉफिट होता है। 56 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत भार 30 केजी थी। कुछ नए विद्यार्थियों से कक्षा में प्रवेश लिया, ठीक है, जिससे कक्षा का औसत भार कितना हो गया, 38 हो गया। तो नए विद्यार्थियों का औसत भार अगर 43 केजी हो जाए तो नए विद्यार्थियों का औसत भार अगर 43 केजी है तो नए विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। इन अ क्लास एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 30 केजी।
Some new students joined them and average weight of whole class became 38 kg. If average weight of new students is 43 kg, then what is the number of new students? देखो पहले से क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे जिनका 30 क्या था, एवरेज था, तो नंबर एंड एवरेज को मल्टीप्लाई करने पे उनका सम मिलता है, तो टोटल मिल गया। इसमें कुछ नए लोग इंटर कर रहे हैं, कितने लोग हैं नहीं पता है, एक्स लोग हैं जिनका एवरेज कितना है 43 है। अब क्या हो जाएगा, कितने लोग हो गए यहाँ पे, इनका एवरेज निकालोगे तो क्या किस चीज से डिवाइड करोगे, जितने नंबर्स हैं। पहले 30 लोग थे, अब एक्स लोग बढ़ गए, अब इनका वो क्या हो गया एवरेज, कह रहा है एवरेज हो गया 38 kg। बस यही सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 900 प्लस 43x, और ये हो जाएगा 8 3 24 3 3 9 10 11 0 प्लस 38x। ये हो गया ना आपका, बोलोगे हाँ, तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, देखो मैं क्यों कह रहा हूं, इसमें से इसको घटाऊंगा, 38 में से इसको घटाऊंगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। तो इसका मतलब क्या था, कितने लोग थे, 40 लोग थे। कुछ गलत है क्या यहाँ पे, हाँ 5x आएगा ना यहाँ पे, 6x नहीं आएगा, 5x आएगा। और जब 5x आएगा तो 5 के 20 5 8 40, 48 हो जाएगा। ठीक है, चलो 38 को घटा रहे थे हम लोग 43 में, ठीक है ना, 8 5 13 होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। 57 क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल है कितना 4105 है, दो संख्याओं का HCF 37 है, तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, सिंपली इसमें से इसको डिवाइड मार दो। क्यों भाई, क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला पढ़े हो, तो ये इनकी वैल्यू दे रखी है 4102, यहां से LCM निकाल लोगे तो LCM तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, और जो LCM होता है वो क्या होता है, इन दोनों के मल्टीपल में जो बड़ा वैल्यू होता है, यही ना होता है, सिंपल सा जो फॉर्मूला है। इनको 37 से डिवाइड मार लो, तो बताओ 37 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस चीज से करेंगे भाई, तो एक बार में करोगे। अब पहले तो यहाँ पे एक से है क्या, सबके सब एक से ही है, 38 40 40 41, 101 आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। इसका मतलब यूनिट डिजिट अगर हम इसको एक रखेंगे तभी 7 मिलेगा, तो इसका मतलब 111 होगा। आप डिवाइड करके देख लो, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्यों मैंने कहा, देखो अगर मैं 37 को ना अगर 101 से डिवाइड करूं तो सेकंड नंबर क्या है, ये क्या दे देगा 707, फिर यहाँ पे दे देता 301, तो ये फिर देखो 37 देता, जो कि हमारे 37 इसके अंदर है नहीं। ठीक है, 4107 है, तो ऐसा कोई वैल्यू देगा ही नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर दिया। यूनिट डिजिट वाला बहुत ही हेल्प करता है कैलकुलेशन में। आगे कह रहा है दो संख्याओं का रेशियो जो है ना 3:4 है, उसका HCF 5 है, तो बताओ उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। वो नंबर कैसे, देखो अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है तो डिवाइड मार देते हैं HCF से, तो लार्जेस्ट नंबर निकल जाता है। तो अगर हमको दोनों नंबर का रेशियो दे रखा है तो HCF से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो दोनों नंबर मिल जाएंगे हमको। एक नंबर क्या है 15 और एक नंबर क्या है 20, 15 और 20 का LCM क्या होता है 60 होता है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 59 क्या कह रहा है, एक शराब विक्रेता 3 किस्म के वाइन क्या कह रहा है 481 लीटर, 629 लीटर, 703 लीटर की मात्रा में समान आकार के पात्रों में न्यूनतम संख्या क्या होगी शराब, ताकि पूरी शराब बिना मिश्रित किए भर दिया जाए। वही वाला फॉर्मूला कंटेनर वाला कि मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मान लो है 481 लीटर शराब, दूसरे में है 269 और तीसरे में है इतना, और इनको मिक्स करके एक नए अलग अलग कितने सारे कंटेनर चाहिए जितने की आपको वो सब में सेम क्वांटिटी में शराब रखा जा सके। तो इसके लिए अपने को HCF निकालना होता है, इनका एक कॉमन फैक्टर चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। ठीक है ना, HCF 37 ही होता है ना, जहां तक मेरे को लग रहा है, पहले मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे को याद आ रहा है। तो सबको क्या करेंगे 37 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये कितने बार में कटेगा 13 बार में। अब बोलोगे कैसे कर लिए, अरे भाई इतना भी कैलकुलेशन फास्ट किसी का नहीं होता है, पहले कहीं ना कहीं सॉल्व किया है, क्वेश्चन ही मैंने बनाया है, तो मेरे को पता है ना कि ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये करोगे 7 9 63, तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो मतलब 19 से डिवाइड होगा। इसका क्या है 7 7 49 है, तो यूनिट डिजिट 7 है, तो 17 से डिवाइड होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। ये कितना हो गया 13 और ये दोनों मिलकर 30 बनेगा, 30 प्लस 19 49 बन जाएगा। तो टोटल मिला के 49 कंटेनर्स चाहिए, जिसमें कि सब में क्या करोगे भाई 37 लीटर करोगे। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इनका सम निकल जाएगा। करके देख लो, चेक करने का तरीका है ये।
लास्ट क्वेश्चन है 1200 में किस छोटी छोटी संख्या से गुना करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 1200 को स्क्वायर नंबर से ब्रेक करो। पहला स्क्वायर नंबर छोटा सा 4 मिलेगा, 4 तिया 12, ठीक है। फिर 4 से कटेगा क्या, 4 सत्या 28, 4 पचे 20, ठीक है। 25 से कटेगा क्या, 25 तिया 75, ओके। मतलब ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी। इसके अंदर 3 में एक और 3 डाल दोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा कंप्लीट, मतलब एक और 3 की जरूरत है इसको। क्लियर है? चलो भाई, कमेंट करके बताओ कितना स्कोर किया आपने। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे टीम मेंबर को। एंड गाइस, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट खोज रहे हो तो A to Z स्टडी ऐप पे लगा सकते हो। बाकी इन पीडीएफ्स को बाय करके पढ़ के ही जाना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे पीडीएफ्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं। कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, बाकी चीजों को खुल के यूट्यूब पे कहना बवासीर साबित हो सकता है।